अस्सलामुअलैकुम बच्चों, उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी एंजॉय कर रहे होंगे। तो एक नए दिन के साथ, नए आगाज़ के साथ, एक नई सुबह के साथ हम अपने एक नए टॉपिक के साथ हैं आपके सामने। तो आज हमारा जो है टॉपिक वो हमारा है ट्रांसपोर्टिंग प्लांट्स। कुछ बातें रह गई थी पिछले हमारे लेक्चर से, तो मैं चाह रही थी कि हम पहले वो कवर अप कर लें। ये देखें बेटे, फिगर आपने ना एक अपना असूल याद रखना है। आप इंशाल्लाह आगे एमबीबीएस में भी जाते हैं ना, तो आप लोगों ने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि डायग्राम के नीचे जो लिखा होता है ना, उसको लाजमी पढ़ना। ठीक है, अब ये देखें, हमारी जो फिगर 1 है वो बता रही है कि क्लोरोसिस जो नाइट्रोजन डेफिशिएंसी की वजह से होता है वो किस तरह का दिखता है, और ठीक है, और जो मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है वो कैसा दिखता है। मुझे लगता है कि जो हम अपना नॉर्मल देखते हैं ना, वो हमारा अपना मैग्नीशियम डेफिशिएंसी ज़्यादा हम लोग देख रहे होते हैं। नाइट्रोजन वाला भी देख रहे होते हैं, लेकिन जहाँ पे बहुत गले सड़े पत्ते होते हैं ना, तो फिर वहाँ पे मैग्नीशियम वाला देख रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब इसी के साथ हम अपना अगला स्टार्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, जो कि हमारा टॉपिक है 9.2, और इसको हम देखते हैं। ठीक है, और इसी तरह हमारा सफ़र इंशाल्लाह हमारा सेकंड चैप्टर भी बहुत जल्दी ये कंप्लीट हो जाएगा, प्लांट फिजियोलॉजी। ठीक है, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि आप सबको समझ भी आ रही होगी। ठीक है, जहाँ से आप लोगों को नहीं समझ आता, आप लोग बच्चों क्वेश्चन करो। ठीक है, ओके, अब हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारी जो लाइंस है ना, वो हमारी डेफिनेशन की तरफ जा रही हैं। ट्रांसपोर्ट मीन्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस सच एज वाटर, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स एंड अ वेस्ट प्रोडक्ट्स विद इन एन ऑर्गेनिज्म। ये हमारी इतनी होगी डेफिनेशन। इसको जल्दी से बच्चों आप लोग हाईलाइट कर लो। ठीक है, अब आगे उसकी इम्पोर्टेंस बता रहे हैं कि ट्रांसपोर्ट की इम्पोर्टेंस क्या है। दिस मूवमेंट इज एसेंशियल फॉर सेलुलर फंक्शंस, ग्रोथ एंड रिस्पॉन्सेज टू इन्वायरमेंटल चेंजेस। ठीक है, ये हमारी इम्पोर्टेंस हो गई। अब आगे हम पढ़ रहे हैं, प्लांट्स गेट वाटर एंड द मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल। जो प्लांट है वो हासिल करते हैं पानी और मिनरल न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सोइल, ज़मीन से। ज़ाहिर है उन्हें हम ऊपर से तो इतना कुछ नहीं दे रहे होते ना, मतलब ऊपर से भी हम लोग उनको फर्टिलाइजर्स दे रहे होते हैं, पौधों को हम पानी दे रहे होते हैं, लेकिन वो खुद भी कुछ हासिल कर रहे होते हैं ना। These materials are transported to the aerial parts of the body. अब एरियल कहते हैं अपर पार्ट्स को, लाइक जड़ें ये चीज़ें लेती है ना वो मट्टी से, तो वो एरियल पार्ट्स मतलब ऊपर वाले पार्ट्स। ठीक है, और सिमिलरली द फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू द अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। लीव्स ही तो, कौन सा विच ऑर्गन ऑफ द प्लांट्स प्रिपेयर फूड? लीव्स प्रिपेयर करते हैं ना, तो अब उन्होंने दूसरों तक भी तो पहुंचाना है ना। हमारा तो चलो वेन्स का सिस्टम है, हमारा तो चलो आर्टरीज का सिस्टम है, हमारा तो चलो सर्कुलेटरी सिस्टम है, ब्लड को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए, हमारी खुराक सब कुछ। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अब वो कह रहे हैं कि वो लीव्स हैं, वो ज़ाहिर है एक जगह खुराक तैयार हुई है, लीव्स इनका किचन हो गए। ठीक है, पत्तों का पौधों का किचन क्या है? लीव्स, पत्ते। ठीक है, अब वो ज़ाहिर है दूसरे कमरों तक भी तो जाना है खाना, वहाँ पे भी लोग बैठे हैं, दूसरे हिस्सों तक भी तो जाना है खाना, वहाँ पे भी पार्ट्स है प्लांट्स के। ठीक है, वहाँ पे भी उनको भी वही खुराक चाहिए। ठीक है, इन ऑल लैंड प्लांट्स एक्सेप्ट मॉसेस एंड द liverworts, the transport of water, salts and food is carried out by xylem and phloem tissues. जो मोसिस और लीवरवर्ट्स होते हैं ना, इन दो प्लांट्स के अलावा, ये आपके एमसीक्यूज है कि बेटे किन प्लांट्स में जाइलम और फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं होती, एक्सेप्ट उन्होंने बोला है। ठीक है, बाकी सब में होती है जाइलम और फ्लोएम के जरिए। ठीक है, और जिनमें नहीं होती वो कौन से होंगे बेटे? मोसिस एंड लीवरवर्ट्स। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर इन द साल्ट्स। हाईलाइट कर लें, कौन सा जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वाटर इन द साल्ट्स, वाइल फ्लोएम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, न्यूट्रिएंट्स के लिए। ठीक है, बिफोर स्टडिंग द मैकेनिज्म ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड द साल्ट्स इन प्लांट्स, हम इससे पहले कि हम ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर और साल्ट्स का मैकेनिज्म पढ़ें पौधों में, लेट अस सी हाउ प्लांट्स अब्सॉर्ब वाटर एंड द साल्ट्स फ्रॉम द सोइल। हम ये देखेंगे कि प्लांट्स किस तरह अब्जॉर्ब करें, मतलब इससे पहले कि वो पहुंचाने तक की हम बात करें, हम ये देखेंगे पहले फिनोमिना कि वो हासिल कैसे कर सकते हैं,
कैसे जड़ें वो मतलब मट्टी से ये चीज़ें लेती हैं। अब उनको तो नहीं पता कि न्यूट्रिएंट आ रहे हैं, ये पानी आ रहा है, क्या आ रहा है, मट्टी हमें क्या दे रही है। ठीक है, तो इसीलिए तो कहते हैं बेटे कि जिस जगह पे अगर हम फॉर एग्जांपल दरख्त लगाएं और वहाँ पे वो बहुत मजबूत और तनावर बन जाए, तो हम कहते हैं ना यहाँ की मट्टी ज़रा खेज थी, मतलब उसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा थे। ठीक है, रिकॉलिंग, यहाँ पे वो हमें रिकॉल करवा रहे हैं कि जो ये आपकी 3 डेफिनेशंस है बेटे, ये 3 डेफिनेशंस के साथ साथ ये आपके 3 शॉर्ट क्वेश्चंस भी हैं। हाईलाइट देम immediately, please, quickly. Passive transport, it is the movement of ions or molecules across cell membranes from a region of higher concentration to a region of lower concentration. This movement does not require energy. Diffusion and osmosis are examples of passive transport. अब आप लोग इस चीज़ की मिसाल ले लो कि कहीं पे ना 2 बच्चे हैं किसी कमरे में, वो बंद हो गए हैं उस कमरे में, बाहर पूरा स्कूल खड़ा है, मतलब पूरे स्कूल के बच्चे हैं। अब पूरा स्कूल उन 2 बच्चों की तरफ भाग के आएगा ना उनकी मदद के लिए कि वो बंद हो गए हैं, कैसे बंद हुए हैं। ठीक है ना, तो वो क्या हायर कंसंट्रेशन से बच्चे कहाँ आ रहे हैं, लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। ठीक है, और उनको अब माशाल्लाह इतने बच्चे होंगे तो उनको कोई मतलब हम ये नहीं कहेंगे कि एक्सटर्नल असिस्टेंट की उनको ज़रूरत पड़ेगी, जब तक वो कर सकते होंगे वो करेंगे विदाउट यूजिंग एनी एक्सटर्नल एनर्जी, कि उनको कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं चाहिए होगा, वो अपनी मदद के तहत वो अपने फ्रेंड्स को निकाल लेंगे। ठीक है, क्योंकि वो खुद बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और रिक्वायर एनर्जी, इसलिए उनको एनर्जी, ये मिसाल मैंने दी आप लोगों को, और इसके आप एग्जांपल्स लाजमी याद रखिएगा। ये भी आपका एमसीक्यू जा सकता है कि डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस किसके एग्जांपल्स हैं, तो वो हैं हमारी पैसिव ट्रांसपोर्ट के। एक्टिव ट्रांसपोर्ट is the movement of ions or molecules across cell membranes from a region of lower concentration to a region of higher concentration using energy. अब वो जो बच्चे जो अंदर फंसे हुए हैं वो बाहर आएंगे, वो भी तो ज़रा अपनी एनर्जी यूज़ करके ही आएंगे ना। ठीक है ना, वो मतलब लाइक पहले चिल्लाएंगे लोगों को, वो बाहर खड़े बच्चों को बताएंगे भैया मुश्किल में है, तो वो अपनी एनर्जी यूज़ कर रहे हैं ना, तो वो लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन उन ज़्यादा बच्चों में आ जाएंगे जब वो उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो ये हमारी क्या हो जाएगी एग्जांपल एक्टिव ट्रांसपोर्ट के। देन हम अपना जा रहे हैं ऑस्मोसिस की तरफ। बेटे ये मैं आपको दोबारा बच्चों आप लोगों को बता रही हूँ, ये तीनों हमारी डेफिनेशंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, osmosis, it is the movement of water molecules through a semi permeable membrane from a region of lower solute concentration to a region of higher solute concentration. This movement does not require energy because it is passive. एक्टिव पैसिव आप लोगों ने इंग्लिश में पढ़े होंगे ना, हम कहते हैं ना ये बंदा बहुत पैसिव है यार, हम वो लेजी, पैसिविटी ना ये हमें शो करती है लेजीनेस। ठीक है, अब हम यही बोलेंगे कि जबकि हम ऊपर पढ़ के आ चुके हैं कि पैसिव ट्रांसपोर्ट की एग्जांपल है ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस पहले ना हम सिर्फ सॉल्वेंट को डिस्कस कर रहे थे, मतलब जैसे हम एक सब्सटेंस को डिस्कस कर रहे थे। अब इन्होंने ना ये एक सोल्यूशन होता है ना, सोल्यूशन बच्चों, उसमें ना 2 पार्ट्स होते हैं, सॉल्वेंट और सोल्यूट। फॉर एग्जांपल आपके पास नमक वाला पानी है, तो इसमें पानी क्या होगा आपका सॉल्वेंट। जो चीज़ ज़्यादा मिकदार में होती है वो होती है हमारे पास सॉल्वेंट, और जो चीज़ कम मिकदार में होती है सोल्यूट। ठीक है बेटे, और इन दोनों चीज़ों को मिलाने से हमारा एक सोल्यूशन बन गया। ठीक है, केम में हम इसको सोल्यूशन कह रहे होते हैं। ठीक है, अच्छा हमारा सोल्यूशन बन गया। अब ये या ऑस्मोसिस में हम सोल्यूट की बात करें, जबकि पैसिव और एक्टिव में हम नॉर्मली हम सॉल्वेंट की बात कर रहे होते हैं। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे हमारी मेंशन नहीं किया जाता है कि हमें सोल्यूट की बात करनी है या सॉल्वेंट की। आपने ये डिफरेंस लाजमी याद रखें कि ऑस्मोसिस में हम स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं, सोल्यूट मॉलिक्यूल्स की, नमक की। ठीक है, अब इसके साथ हमारा ये कवर अप हो गया है। अब हम अपना अगला देखते हैं कि हमारा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड द अपटेक ऑफ वाटर एंड द सॉल्ट्स। हम पहले जड़ों का स्ट्रक्चर देखेंगे और उनका ये मैकेनिज्म देखेंगे कि वो किस तरह पहुंचा रहे, पहले ले किस तरह रहे, हासिल किस तरह करें।
क्या उसको कोई टिकट विकेट लेना पड़ रही है? उसको कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है हमारी पौधों की जड़ों को, ठीक है। We know that roots are the organs which absorb water and the salts from the soil. Obviously we know that कि हम रूट्स हैं जो ऑर्गन्स हैं जो पानी और सॉल्ट्स को अब्जॉर्ब करती हैं मिट्टी से। The internal structure of a root shows the following features that help the roots to perform this function. अब ये सारा स्ट्रक्चर हमें उन्होंने बताया, वो क्या है, ये फीचर्स हैं इसके अंदर, वो हेल्प आउट करते हैं रूट्स को कि वो वाटर अपटेक कर सकें, वो वाटर को हासिल कर सकते हैं, वो सॉल्ट्स को हासिल कर सकें, ठीक है। इसकी इजी और अच्छी जो है आपको डायग्राम इंशाल्लाह आपको जल्द से जल्द मिल जाएगी, ठीक है। और ये आप देखिए, अब इनमें जाइलम भी है, फिलोएम भी है, पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एपिडर्मिस, फिर रूट हेयर है, ठीक है। वाटर एंड साल्स मूविंग थ्रू सेल्स, फिर देखें वाटर एंड साल्स मूविंग थ्रू सेल वॉल्स, ठीक है। ये मतलब लाइक उन्होंने पौधे का आगे उनको मतलब पूरा उन्होंने माइक्रो में जाके स्टडी किया और हमें मैक्रो करके स्ट्रक्चर दिखाया, समझ आ रही है ना। माइक्रो मतलब डीप डाउन जाके उन्होंने स्टडी किया और हमें मैक्रो करके हमें बड़ा करके स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ठीक है। ये इसकी आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी, जो बच्चे ये डायग्राम बना सकते हैं वेल एंड गुड, वरना इसकी इजी डायग्राम इंशाल्लाह आप लोगों को जल्द मिल जाएगी, ठीक है। अब अपटेक ऑफ वाटर एंड द साल्ट बाय रूट, फिगर के नीचे जो चीज़ फिगर के नीचे लिखी हुई है ना वो भी हमने पढ़नी, ठीक है। अच्छा, अब वो पार्ट्स को डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले हमारे पास आ रहे हैं एपिडर्मिस एंड द रूट हेयर्स। हमेशा हमेशा बच्चों बायोलॉजी में जो ऊपर वाली लेयर है किसी भी ऑर्गेनिज्म की, उसको हम बोलेंगे एपिडर्मिस। हमारी स्किन के जो ऊपर वाली लेयर है हम उसको भी एपिडर्मिस ही बोलेंगे, ठीक है। द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द रूट एपिडर्मिस इज अ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स। डेफिनेशन है, हाईलाइट कर ले। Many cells of epidermis have teeny hair-like extensions into the spaces among soil particles. Extensions होती हैं hair-like soil particles में. These extensions called root hairs are in direct contact with the soil water. वो जो extensions है वही root hairs है और वो direct contact होती है मिट्टी के पानी के साथ। ये आप डेफिनेशन हाईलाइट करें रूट हेयर्स के। अच्छा, अब रूट हेयर्स हैव लार्ज सरफेस एरिया, ये भी बच्चे जल्दी। द सॉइल वाटर हैज़ अ लोअर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट एज कम्पेयर टू रूट हेयर्स। रूट हेयर्स में ज़्यादा सॉल्ट होती है। तो आप मुझे बताएं, अगर यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा, ठीक है, यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा तो कहाँ से कहाँ पे जाएगा? मिट्टी से सॉल्ट जाएगी रूट हेयर्स में, मिट्टी से सॉल्ट जाएगी रूट हेयर्स में, क्योंकि रूट हेयर्स में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे ऑस्मोसिस होगा फ्रॉम लोअर रीजन टू फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन। रूट हेयर्स टेक इन मोर साल्ट्स बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ठीक है। हाँ, यहाँ पे हम ऑस्मोसिस नहीं कह सकते, यहाँ पे हम एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहेंगे, क्योंकि वो भी तो स्मॉल लॉ रीजन से हो रही है। बिल्कुल बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल। ड्यू टू डिफरेंस इन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्ट्स इन सॉइल एंड द रूट हेयर, वाटर मूव्स बाय ऑस्मोसिस फ्रॉम सॉइल टू द रूट हेयर। मैं वो मिक्सअप कर रही थी, सॉरी बच्चों, लेकिन अब देखिए जो ऑस्मोसिस है ना वो सिर्फ वाटर की मूवमेंट होगी, जो सॉल्ट्स है वो हमारे एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए जा रहे हैं, ठीक है। फ्रॉम रूट हेयर्स द वाटर विद डिसॉल्व्ड साल्ट्स मूव टू द अदर सेल्स ऑफ एपिडर्मिस। जो रूट हेयर्स है ना, फिर पानी और उसके साथ जो सॉल्ट्स मिक्स हुई हुई हैं वो एपिडर्मिस तक जाएंगी, ठीक है। अब आप लोगों ने इस सारे में हमारी एक एपिडर्मिस की डेफिनेशन है, हमारी रूट हेयर्स की डेफिनेशन है, रूट हेयर्स का सरफेस एरिया कैसा है, ठीक है। और रूट हेयर्स में सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू सॉइल, और रूट हेयर्स में जो सॉल्ट की मूवमेंट है वो किसके ज़रिए होती है? वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के ज़रिए होती है, एनर्जी यूज़ कर रहे होते हैं। और फिर वाटर की कंसंट्रेशन में डिफरेंस होने की वजह से वो लोग
वाटर की कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट होने की वजह से नहीं, सॉल्ट के डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन होने की वजह से जो वाटर मूव कर रहा है वो हमारा ऑस्मोसिस के थ्रू मूव कर रहा है, ठीक है। और जो फिर जो रूट हेयर से जो ये वाटर है जिसके अंदर सॉल्ट्स मिक्स है वो जा रहे हैं एपिडर्मिस की सेल्स तक। समझ आई बच्चों? आगे हमारा कॉर्टेक्स। इट इज अ ब्रॉड जोन ऑफ सेल्स जस्ट इनसाइड द एपिडर्मिस। अब सबसे ऊपर हमारा क्या एपिडर्मिस, उसके अंदर क्या आ रहा है हमारा कॉर्टेक्स। वाटर मूव्स फ्रॉम एपिडर्मिस टू कॉर्टेक्स। एपिडर्मिस पे तो पानी आ गया ना, अब वो कॉर्टेक्स की तरफ जाएगा, ठीक है। इंशाल्लाह मैं आपको ना, आप बच्चों की आसानी के लिए इन पार्ट्स पे फ्लो चार्ट भी बना के दूंगी इंशाल्लाह, ताकि आप लोगों के लिए आसानी पैदा हो, आप लोगों को पार्ट्स याद करने में आसानी हो और पता लग जाए कि कौन सा पार्ट किसके बाद आ रहा है, ठीक है। एंडोडर्मिस, इट इज़ द इनर मोस्ट बाउंड्री ऑफ कॉर्टेक्स दैट रिसीव वाटर फ्रॉम कॉर्टेक्स। जल्दी से हाईलाइट कर ले, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ सेल कौन सी थी, एपिडर्मिस, और इनर मोस्ट कॉर्टेक्स की बाउंड्री कौन सी है, एंडोडर्मिस। पेरिसाइकिल, इट इज़ अ नैरो लेयर ऑफ सेल्स प्रेजेंट ऑन द इनर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस। अब जो एंडोडर्मिस के इनर क्या है, पेरिसाइकिल, ठीक है। अब आगे हमारे वेस्कुलर टिश्यूज, जाइलम एंड फ्लोएम कलेक्टिवली कॉल्ड वेस्कुलर बंडल आर प्रेजेंट इन द इनर मोस्ट रीजन ऑफ द रूट, डीप डाउन। दे आर इन फॉर्म ऑफ अ पाइप विच इज कनेक्टेड टू द सिमिलर पाइप इन द स्टेम। जो तने में जो पाइप होता है ना उससे वो कनेक्टेड होते हैं। Water from pericycle moves into the xylem of root from where it will be transported to the xylem of the stem. स्टेम के अपनी अलग होते हैं, रूट के अपने अलग होते हैं। जाइलम पेरिसाइकिल से ले लेते हैं ना पानी, तो उसको अपने पास रखते हैं, फिर उसको आगे ट्रांसपोर्ट करता है अगले पाइप की तरफ। जैसे हमारा टंकी वाला होता है, एक पाइप पहले शुरू से पानी लेता है, फिर वो आगे 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 ऐसे, ठीक है। वैसे आप रफली मैं आप लोगों को फ्लो चार्ट बना देती हूँ, लेकिन आप लोगों ने मतलब बता देती हूँ, लेकिन आप लोगों ने इंशाल्लाह आप लोगों को रिटर्न फॉर्म में भी मैं इंशाल्लाह जल्द प्रोवाइड करूँगी, ठीक है। सबसे ऊपर हमारी होती है एपिडर्मिस, उसके अंदर होता है हमारा कोर्टेक्स। कोर्टेक्स के इनर मोस्ट बाउंड्री क्या है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस के अंदर क्या होता है, पेरिसाइकिल। पेरिसाइकिल के अंदर क्या होता है, जाइलम और फिलोएम। सबसे पहले चीज़ लेती है एपिडर्मिस, रूट हेयर से। एपिडर्मिस लेती है, कोर्टेक्स को भेजती है, कोर्टेक्स आगे भेज रहे हैं एंडोडर्मिस को, एंडोडर्मिस भेज रही है पेरिसाइकिल को, पेरिसाइकिल आगे भेज रहे हैं वेस्कुलर टिश्यूज को। जिस तरह एंडोडर्मिस इनर मोस्ट बाउंड्री है कोर्टेक्स की, जो पेरिसाइकिल है वो इनर इनसाइड पे होता है एंडोडर्मिस के, ठीक है बेटे। रट्टा नहीं सिर्फ लगाना, चीज़ों को समझना भी है अपने, ठीक है। इनसाइड द रूट वाटर इन द सेल्स टेक 2 pathways टू रीच द सेंटर। जो वो 2 पाथवे लेते हैं, ठीक है, थ्रू द सेल्स, थ्रू सेल वॉल्स एंड द इंट्रासेलुलर स्पेसेस। सेल से सेल्स में जाना, सेल वॉल्स से सेल वॉल्स में जाना, और इंट्रासेलुलर स्पेसेस, ठीक है। मतलब पानी के पास 2 रास्ते होते हैं, अब वो उसकी मर्जी है वो कौन सा रास्ता चूज करता है, ठीक है। ये फर्स्ट ईयर की बात है जो आप लोगों की यहाँ पे ऐड की हुई है, तो आप लोगों ने टेंशन नहीं लेनी। आप लोग बेटे बस अभी तक उतना ही करो जितना आप लोगों की बुक में लिखा हुआ है, क्योंकि मज़ीद आप लोग ना नॉलेज या मैं दूंगी आपको, तो आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। और यहाँ पे अब हमारा लेक्चर ख़त्म हुआ चाहता है, क्योंकि हमारा आज हमने 2 टॉपिक्स पढ़े हैं। कौन कौन से, एक हमने पढ़ा है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ रूट एंड द अपटेक ऑफ वाटर एंड द साल्ट्स, और एक हमने पढ़े ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। 3 हमने डेफिनेशंस पढ़ी हैं, ठीक है। और हमने ये पढ़ा है कि हमें फिगर का लाजमी नीचे से हाईलाइट जो लिखा होता है, जो टेक्स्ट लिखा होता है वो लाजमी पढ़ना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ हम अपना लेक्चर एंड करते हैं। और आज से बेटे मैंने कहा है कि आपको बायोलॉजी के लेक्चर में ना आपको एंड पे एक न्यू बात बता के जाऊँ, ताकि आप लोगों की सेल्फ डेवलपमेंट हो। आप लोगों को बेटे एजुकेशन सिस्टम हमारा ठीक है जो है, लेकिन हमें खुद पर खुद ही फोकस करना है, ठीक है बेटे। कोई बाहर से नहीं आता जो हमें ये कहेगा कि तुम ये इन्फॉर्मेशन लो, तुम वो लो, तुम ये करो, तुम वो करो, ठीक है। हमने खुद ही अपने आप को अपडेट रखना है। आज मैं आप लोगों को एक बात बताती हूँ, डायबिटीज़ का सबको पता होगा ना। जो डायबिटीज़ होती है ना
वो दो तरह से जो डिजीज़ है, जो हमें हमारी बॉडी में चेंजेस है, वो दो तरह से कॉज कर रही होती है, माइक्रो और मैक्रो। ठीक है, अब ये तीन चेंजेस वो कॉज कर रही होती है, रेटिनोपैथी, ठीक है, नेफ्रोपैथी और न्यूरोपैथी। अब रेटिनोपैथी कभी आप लोगों ने सुना होगा क्या? कभी आप लोगों के घरों में या कभी कहीं पे भी आप लोगों ने सुना, उसको शुगर थी ना तो उसकी आंखें चली गई, उसकी बीनाई बहुत कम हो गई, बेटे ये रेटिनोपैथी हो गई उसको। ठीक है, कभी आपने सुना होगा उसको शुगर थी ना, उसके गुर्दे फेल हो गए, किसी की डेथ भी हो जाती है तो हम क्या देते हैं, क्योंकि जब गुर्दे ख़त्म हो जाते हैं तो डायलिसिस के बाद फिर डेथ ही है। अब तो आर्टिफिशियल मेथड है डायलिसिस, वो भी बेटे समटाइम्स लकी पेशेंट्स पर ही चल रहा होता है, बहुत कम है जो बेचारे सरवाइव कर पाते हैं। ठीक है, और बहुत ज़्यादा हैं जो अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। ठीक है, तो नेफ्रोपैथी, तो बेटे नेफ्रॉन किसका यूनिट है? फंक्शनल यूनिट, किडनी का। बायोलॉजी में, एनाटॉमी में आप लोग इंशाल्लाह जब आगे आएंगे, अगर फॉर एग्जांपल आप एमबीबीएस में, तो आप लोगों को टर्म से आप लोगों ने ऑर्गन के अंदाज़ा लगाने। ठीक है, तो नेफ्रोपैथी में बेटे गुर्दे फेल हो जाते हैं। न्यूरोपैथी, आप लोगों ने कभी देखा होगा डायबिटिक फुट, कभी देखा होगा किसी का काले कलर का फुट हो? पता है क्या, वो पहले जो डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं ना, उनके बेटे फुट जो होते हैं वो बहुत जल्दी उनकी ना चोट जल्दी हील नहीं कर पाते। चलें, आज के लिए इतना ही नॉलेज। इंशाल्लाह वी विल डिस्कस some new thing at the end of our lecture, inshallah in every video and every lecture, inshallah। अल्लाह आपको भी हिम्मत दे, मुझे भी हिम्मत दे, and stay curious, stay inspired। अल्लाह हाफिज़।